हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 का जीव विज्ञान, जिसका नाम पहला लेसन है जनन। जिसके क्या है, जीवों में जनन। जीवों में जनन हम वो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। जीवों में जनन। जीवों में जनन, ये लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, लेसन स्टार्ट करने से हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले हम जो है हाई स्कूल क्लास का, इंटरमीडिएट का फिजिक्स और मैथ, ये सब वीडियो हम अपलोड करा चुके हैं। और आज से जो स्टार्ट हो रहा है वो मतलब क्या है, इंटरमीडिएट का बायोलॉजी पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी कक्षा 12 का जीव विज्ञान स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए, जीवों में जनन पढ़ने से पहले जो है हम जीव विज्ञान के कुछ बेसिक को समझते हैं, क्योंकि बिना बेसिक किसी का घर का निर्माण करने से पहले नींव बहुत मजबूत होना चाहिए। जब नींव मजबूत रहेगा तभी आप उस पर बिल्डिंग पर बिल्डिंग, मंजिल पर मंजिल बनाते चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बिना नींव के, अगर नींव मजबूत है तो समझ लीजिए महल की मजबूती है, अगर नींव मजबूत नहीं है तो महल की मजबूती नहीं हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, अपने जीव विज्ञान को खूब मजबूत बनाने के लिए बेसिक से लेकर के बारीक को लेकर के एक एक प्रोसेस को बहुत विस्तार से और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अध्ययन करते हुए चलेंगे। हम क्या करेंगे कि ऐसे नहीं कि केवल हमें इंटर पास होना है, ऐसा नहीं कि बायोलॉजी हम इसलिए लिए हैं कि जो मैथमेटिक्स बहुत कठिन था इसलिए हम बायोलॉजी लिए हैं, इसलिए नहीं। बायोलॉजी हम लिए हैं तो बायोलॉजी का अध्ययन करने के लिए हमने बायोलॉजी लिया है, बायोलॉजी का नॉलेज लेने के लिए हमने बायोलॉजी लिया है। इस डर से हमने बायोलॉजी नहीं लिया है कि मैथ बहुत डिफिकल्ट है, मैथ बहुत कठिन है और बायोलॉजी जो है बहुत आसान है, उसे हम जो है रट करके याद कर लेंगे। ऐसा प्रोसेस हमारा नहीं है। हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है कि बायोलॉजी को आपको रटना नहीं है, बायोलॉजी को आपको समझ करके पढ़ना है और बायोलॉजी को ऐसे पढ़ना है ताकि आपको अंदर उसकी बारीक से बारीक जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले हम बहुत शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नहीं, जिसके बच्चे को कुछ भी नहीं आता है हम वहां से स्टार्ट करेंगे, नहीं जीरो से स्टार्ट करेंगे। कहां से? जीरो से, जीरो वहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जीव विज्ञान। तो आप बात समझेंगे, जीव विज्ञान शब्द जो आया है उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि जीव विज्ञान जो शब्द आया है कैसे आया है, किस प्रकार इसका मतलब क्या होता है, हम जान लेते हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान होता है। तो जीव विज्ञान में दो वर्ड आए हैं, एक जीव आया है और एक विज्ञान आया है। तो जो जीव का मतलब होता है, जीव का मतलब जो होता है, देखिए मार्कर जो है हमारा यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, मार्कर ये है। जीव का जो मतलब होता है, जीव का मतलब होता है सजीव। जीवों से तात्पर्य क्या है, सजीव। और विज्ञान का मतलब है अध्ययन। विज्ञान का मतलब क्या है, अध्ययन। देखिए, जीव का मतलब क्या होता है, सजीव होता है। विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन, यानी सजीवों में जो अध्ययन करते हैं, सजीवों में जो हमें अध्ययन प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जीव का मतलब होता है सजीव, विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन। यानी क्या होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। समझ में आई बात? अब ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान जो है विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा है। अगर आप तक अभी नहीं जानते होंगे कि विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा कौन सी है, तो विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा क्या है, जीव विज्ञान है। यानी क्या है, विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा। ये ग्रीनविच जो आपका बुक दिया उसमें भी दिया है, विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा, सबसे बड़ी शाखा। विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा का नाम क्या है, जीव विज्ञान है। विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा कौन सी है? वैसे विज्ञान की बहुत शाखाएं हैं, जीव विज्ञान हो गया, उसके बाद भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया। लेकिन बात किया जाए कि जीव विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा कौन सी है, तो जीव विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा कौन सा है,
देखिए विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा कौन सा है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किससे कहते हैं? जीव विज्ञान क्या, सजीवों में, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अगर बात किया जाए तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? देखिए जीव विज्ञान शब्द का नाम किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द का नाम, अब आप लोग बताएं, थोड़ा सा प्रोसेस आप लोग बताएं, क्योंकि आप लोग भी जीव विज्ञान पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, आप लोगों को भी पता होगा कि जीव विज्ञान शब्द का नाम किसने दिया। फटाफट बताएं, 2 मिनट में बताएं, फिर हम तो बताते ही हैं। बताएं आप लोग कि जीव विज्ञान शब्द का मतलब जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं 2 वैज्ञानिक ने दिया था। एक क्या थे? एक थे लैमार्क। एक वैज्ञानिक क्या थे? लैमार्क। लैमार्क एक वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक कौन थे? लैमार्क। दूसरे वैज्ञानिक कौन थे? ट्रीब्रेनस। दूसरे वैज्ञानिक कौन थे? ट्रीब्रेनस। ट्रीब्रेनस, ब्रेनस। देखिए ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का नाम दिया था। सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का नाम कौन दिया था? लैमार्क और ट्रीब्रेनस ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जीव विज्ञान शब्द का नाम किसने दिया था, तो किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था और ट्रीब्रेनस ने दिया था। देखिए हमें पढ़ना है जनन, लेकिन जनन पढ़ने से पहले आप छोटी छोटी बातें याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जनन इतना बढ़िया से हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको वहां से कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। तो आज से आप पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि जीव विज्ञान रटना नहीं है, बल्कि उसे क्या कहा है? समझ करके बारीकियों के साथ पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान में क्या होता है? सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा है। अगर शब्द की बात करें कि जीव विज्ञान का शब्द किसने दिया था, तो जीव विज्ञान का शब्द किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था और ट्रीब्रेनस ने दिया था। लैमार्क ने दिया था और ट्रीब्रेनस ने दिया था। 2 वैज्ञानिक थे। कि अब बात किया जाता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन माना जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? देखिए अगर जनक की बात किया जाए तब देखिए जीव विज्ञान शब्द किसी और ने दिया था, लेकिन उसके जनक किसको कहा जाता है? तो जनक की बात करें तो जनक जो कहा जाता है वो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ध्यान दीजिए, शब्द किसी और ने दिया और जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लैमार्क ने दिया। और किसने दिया? ट्रीब्रेनस ने दिया। और जनक कौन कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं अरस्तु। एक विज्ञान और आता है जो सजीवों में आता है, जिसे कहा जाता है वनस्पत विज्ञान। तो वनस्पत विज्ञान के जनक कौन थे, इसके बारे में हम समझेंगे। दूसरा कंडीशन, ये हमारा था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था? वनस्पत विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पत विज्ञान की हम बात करते हैं तो वनस्पत विज्ञान के जनक कौन थे? आप लोग बताएंगे वनस्पत विज्ञान के जनक कौन थे? तो ये थे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कौन थे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो थे वो क्या थे? जीव विज्ञान के जनक थे। आधा सा रहेगा, जीव विज्ञान के जनक थे। नहीं, वनस्पत विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। ध्यान दीजिएगा, वनस्पत विज्ञान के जनक कौन थे? तो वनस्पत विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। आप समझेंगे। तो ये हमारा क्या था? जीव विज्ञान में सजीव में क्या आता है? एक जीव विज्ञान आता है, दूसरा वनस्पत विज्ञान आता है। वनस्पत विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। और कौन थे? और अरस्तु भी थे। अरस्तु भी थे। देखिए वनस्पत विज्ञान के जनक 2 लोगों को माना जाता है। एक कौन थे? एक जो थे वो थियोफ्रेस्टस थे और एक कौन थे? देखिए ये अरस्तु। तो अरस्तु जो थे, अरस्तु देखिए अरस्तु 2 विज्ञान के जनक थे। एक तो जीव विज्ञान के जनक थे और दूसरे क्या थे? मतलब क्या है? वनस्पत विज्ञान के भी जनक थे। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो अरस्तु हैं उन्हें 2 विज्ञान का जनक माना जाता है। एक किसके? एक जो है जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं और एक वनस्पत विज्ञान के जनक मानते हैं। लेकिन क्या है? थियोफ्रेस्टस भी क्या है? वनस्पत विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये सजीव होते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो सजीवों के हम लक्षण पढ़ते हैं। पहले सजीव के लक्षण।
सजीव के लक्षण। कैसे हम जानेंगे कि यह सजीव है और कैसे हम जानेंगे कोई चीज़ निर्जीव है। जैसे हम मानते हैं कि ये जो हम मार्कर लिए हैं क्या है, निर्जीव है, लेकिन हम जो खड़े हैं हम सजीव है, लेकिन क्या क्या लक्षण हो सकते हैं ये इसके बारे में आप बता कीजिए। देखिए अभी जनन आपका आ जाएगा, जनन से इसका कॉन्विकेशन है। ये मत सोचिएगा कि सर जी अभी क्या बना है, पढ़ाना था जनन, डायरेक्ट टॉपिक पर नहीं आ रहे हैं, यहाँ क्या फंसा कर रखे हुए हैं। पहले बेसिक से चीजिए, क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक बाकी तो वहाँ तो हम पढ़ाएंगे क्योंकि लेसन तो है ही वही, जनन पढ़ाना तो हमें जनना है ना, लेकिन बेसिक के साथ पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं होगा। एक एक जानकारी बड़ी जानकारी बनती है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें छोटी छोटी जानकारियों को गदर जरूर करना चाहिए, और छोटी छोटी जानकारियों से ही नींव का निर्माण होता है, और नींव जितना मजबूत महल उतनी ही बुलंदी रहेगी। ध्यान समझिएगा। तो सजीवों का लक्षण जो होता है, तो जो सजीवों का आपको हमने लक्षण बताया, तो सजीव जो होते हैं वो सबसे पहले लक्षण उनका ये होता है कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यानी सजीव में क्या होता है, सजीव में कोशिका, यानी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। आप लोग पढ़े थे कि शरीर के सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होता है, कोशिका। तो सजीव का पहला लक्षण क्या है कि वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। दूसरा लक्षण क्या होता है, ये श्वसन करते हैं। ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तीसरा लक्षण क्या होता है, ये पोषण करते हैं। क्या करते हैं, पोषण करते हैं। पोषण, श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं। ध्यान दीजिएगा। चौथा लक्षण जो है वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन करते हैं। पांचवा लक्षण जो है इनका, वो संवेदनशील होते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। छठवां लक्षण जो है वो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। और मतलब एक और है, सातवां जो कहा है परिवहन करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो क्या होता है, कोशिका से बनी होती है एक लक्षण, दूसरा श्वसन करते हैं, तीसरा पोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, संवेदनाओं का ग्रहण करते हैं और परिवहन करते हैं। ये पूरी टॉपिक जो है हम पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। यानी 11 में जब हम पढ़े थे तो वहां था। हमें यहां जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, प्रजनन। अब बात आई कि टॉपिक हमारा कहां से आया। जब ये सारी टॉपिक जीने के लिए क्या आवश्यकता होता है, एक सजीव का लक्षण क्या होता है वो हमें पढ़े। तो एक सजीव का जो लक्षण होता है वो कोशिका से बना होता है, श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और परिवहन करते हैं। तो इतनी प्रोसेस हमें जीने के लिए आवश्यक था जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी 11th में हम पढ़ चुके हैं। जो यहां हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है वो है प्रजनन। क्या है, प्रजनन। अब बात को समझिएगा, हमारे कुछ पॉइंट याद रखेंगे। तो अब बात करते हैं क्या है, जीवों में जनन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने नॉलेज के लिए, अपनी जानकारी के लिए। उसके बाद फिर हम जो है टॉपिक पर आ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद समझते हैं। समझिएगा विस्तार से, अच्छे समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जो जानेंगे वो किसके बारे में जानेंगे, जीवन अवधि। जीवन अवधि के बारे में जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए हमने बताया कि हम एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को हम बहुत बेसिक से पढ़ते हुए जाएंगे, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ कर डायरेक्ट टॉपिक तो मोटी मोटी बातों को पढ़ते जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पर आपको जानकारी नहीं मिल रही है। आपको केवल सिलेबस पकड़ाया जा रहा है और बहुत स्पीड से खत्म किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको दे रहे हैं वो जानकारी देंगे, नॉलेज देंगे, और बेसिक नॉलेज से लेकर के
अपर नाले तक कोई प्रोसेस हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हर एक प्रोसेस, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और जानकारी रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जीवन अवधि क्या है। अब जीवन अवधि के लिए हमारी 2-3 बातें आप लोग सुनेंगे और बहुत अच्छे से सुनेंगे। जो जीवन अवधि होती है उसमें क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, एक बच्चा जन्म लेता है। क्या लेता है? जन्म लेता है। देखिए बच्चा क्या करता है, सबसे पहले क्या होता है, एक जीव को क्या करता है, वो जन्म लेता है। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, दूसरा कंडीशन क्या होता है, परिवर्धन होता है। क्या होता है दूसरा कंडीशन? परिवर्धन होता है। देखिए ये चीजें हम क्यों बताना चाह रहे हैं, अभी बाद में क्लियर हो जाएगा क्यों बताना चाह रहे हैं, क्यों जरूरी है ये समझिए। आप लोग तो जानते होंगे कि हाँ अब जीव है तो जन्म लेगा ही, ये बच्चा तो जन्म लेगा, लेकिन प्रोसेस समझिए। सबसे पहले क्या होता है, जब एक जीव पृथ्वी पर आता है तो क्या करता है, उसको जब जीव पृथ्वी पर उतरता है तो उसे कहते हैं जन्म लेना। क्या कहते हैं? जन्म लेना। अब क्या होता है, जन्म लेने के बाद क्या होता है, कौन सी क्रिया शुरू होता है, तो होता है परिवर्धन। कौन सी क्रिया शुरू होता है उसके अंदर? परिवर्धन। परिवर्धन को हम कहते हैं विकास। यानी उसके अंदर क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है, यानी वो बड़ा होने लगता है, वृद्धि करने लगता है। तो जब विकास करता है तब उसके बाद किस कंडीशन में पहुंचता है, तो वो पहुंचता है, हो जाता है वयस्क। वयस्क मतलब हो जाता है वो जवान। जब वो वयस्क हो जाता है और जवान हो जाता है तब फिर क्रिया क्या आता है, चौथा नंबर क्रिया आती है, तब वो करता है प्रजनन। तब वो क्या करता है, प्रजनन। प्रजनन करता है। प्रजनन करने के बाद फिर क्या होता है, वो किस अवस्था में पहुंचता है, तो क्या प्राप्त करता है, बुढ़ापा। बुढ़ापा अवस्था आ जाता है, अवस्था। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिया जन्म, उसके बाद क्या होता है, परिवर्धन होता है। उसके अंदर कौन सी क्रिया शुरू होती है, विकास की क्रिया शुरू होती है। विकास के बाद फिर क्या होता है, वो वयस्क होता है, यानी जवान होता है। जवान जब वयस्क को प्राप्त कर लेता है तब वो क्या करने के योग्य हो जाता है, प्रजनन। तब वो करता है प्रजनन। फिर क्या होता है, उसका अवस्था जो आ जाता है वो बुढ़ापे का अवस्था हो जाता है। छठवां प्रक्रिया क्या होता है, उसे मिल जाता है प्राकृतिक मौत, प्राकृतिक मृत्यु। इतना कंडीशन हमारे जीवन काल में होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इतना कंडीशन क्या होता है, हमारे जीवन काल में होते हैं। तो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि, ध्यान दीजिएगा, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि क्या कहलाती है, जीवन अवधि। क्या कहलाती है, देखिए जन्म से लेकर के और जो ये प्राकृतिक मृत्यु की क्रिया किया उसने, उसके बीच में जितना समय लगा वही क्या कहलाती है, जीवन अवधि। ध्यान दीजिएगा बात को। सबसे पहले क्या होता है, एक जीव क्या होता है, पृथ्वी पर आता है। जब वो पृथ्वी पर आता है तो उस क्रिया को कहते हैं जन्म लेना। और जब वो जन्म लेता है तो उसके अंदर शुरू होता है परिवर्धन, यानी विकास शुरू होता है। और जब विकास शुरू होता है तब उसके बाद क्या होता है, विकास के बाद क्या होता है, वो वयस्क हो जाता है। जब वो वयस्क हो जाता है तो प्रजनन के योग हो जाता है, नहीं वो करता है प्रजनन की क्रिया। प्रजनन की क्रिया करता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, और विकसित होता है, तो विकास कम हो जाता है, यानी बुढ़ापा अवस्था जाता है। बुढ़ापा अवस्था के बाद जो है वो प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है। तो प्रोसेस क्या होता है कि जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की जो समय होता है, जन्म से लेकर के और जो मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि होती है, उसी को कहा जाता है जीवन अवधि। तो आप क्या लिखेंगे अगर आता है, जीवन अवधि किसे कहते हैं, तो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि। अब बात करते हैं कि थोड़ी सी पॉइंट बात आप लोग सुनेंगे, क्या होता है, छोटी सी पॉइंट की बात आप सुनेंगे और उस पॉइंट के बाद आप बताएंगे और हम तब पहुंचेंगे अपने टॉपिक पर। देखिए नोट में डालकर चाहे लिख लीजिएगा, जानकारी के लिए चाहे लिख लीजिएगा, लेकिन ये प्रोसेस याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए ये तो आपका जीवन अवधि, जीवन अवधि की परिभाषा आप जान गए होंगे। जीवन अवधि किसे कहते हैं, जीवन अवधि किसे कहते हैं, यानी क्या होता है कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु। देखिए प्राकृतिक मृत्यु तो यहां बात रखेंगे जाएंगे, जब उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है तभी माना जाएगा, यानी बुढ़ापा से। देखिए यहां कहीं मृत्यु हो गया तो भी आप जीवन अवधि नहीं कहलाएगी, या वयस्क होकर तुरंत मर गया तो भी जीवन अवधि नहीं कहलाएगी। ये पूरी क्रिया उसके अंदर संपन्न होने के बाद जब मृत्यु होती है तो उसी को कहा जाता है प्राकृतिक मृत्यु। देखिए ऐसा नहीं है कि आदमी मर जाता है उसी को प्राकृतिक मृत्यु कहा जाता है। बच्चा जन्म ले, उसके बाद क्या हो, उसके अंदर परिवर्धन हो, यानी विकास हो, उसके बाद क्या हो, वयस्क हो, उसके बाद प्रजनन हो, उसके बाद क्या हो, बुढ़ापा अवस्था में आए। बुढ़ापा अवस्था के बाद तब उसकी क्या है, अपने आप मृत्यु, यानी प्राकृतिक मृत्यु, तब वो कहलाएगा जीवन अवधि। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, परिवर्धन के विकास या विकास के समय ही मृत्यु हो जाता है तो वो जीवन अवधि नहीं कहलाएगी, उसकी जीवन अवधि नहीं कहलाएगी। जीवन अवधि क्या होता है,
जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच में वो सारी प्रक्रियाएं हो जाना चाहिए जो उसके अंदर होती हैं, तब जब उसकी मृत्यु होती है तब वो कहलाता है प्राकृतिक मृत्यु। और इस पूरे जन्म से लेकर के और प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि समय होता है उसी को क्या कहता है, जीवन अवधि कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जीवन अवधि का मतलब नहीं होता जन्म के बाद मृत्यु हो जाना, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का बात नहीं है। यहां ये सारे प्रोसेस की बात है कि इतना प्रोसेस होने के बाद तब प्राकृतिक मृत्यु होती है, तब क्या कहलाता है, वो जीवन अवधि कहलाएगी। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और 5 साल के बाद ही मर गया तो कहा जाएगा मनुष्य की जीवन अवधि 5 साल होती है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मनुष्य की जीवन अवधि जो होती है वो 60-70 साल इस समय बताया जा रहा है, इससे पहले और होता था। लेकिन क्या होता है, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का काल क्या कहलाता है, जीवन अवधि कहलाता है। बात समझ में आया? चलिए आगे प्रोसेस समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, लगभग एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, नोट्स में आप लोग लिख लीजिएंगे, जहां भी होगा ये पूछा जाता है। देखिए लगभग बात करते हैं, लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व, 2000, अब बताएं सर, बताएंगे कि 2000 करोड़ वर्ष पूर्व की क्या बात है। अभी देखिएगा किसके बच्चे की बात हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए हमने कहा ना, जन्म डायरेक्ट टॉपिक पढ़ा देना अलग बात है, टॉपिक पर आना अलग बात है। टॉपिक से पहले क्या चीज हुआ, यहाँ जन्म का मतलब क्या निकला, इसका मतलब हम समझाना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व, करोड़ वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ, तो निर्माण हुआ था ब्रह्मंडल का, ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। देखिए 2000 करोड़ वर्ष पूर्व जो है किसका निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस ब्रह्मांड पर क्या हुआ, लगभग आज से, फिर दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट फिर देखिए, ध्यान दीजिएगा, लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ, तो हुआ पृथ्वी का। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ, पृथ्वी पर क्या हुआ, तीसरी पॉइंट, लगभग, फिर आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व इस पर किसका निर्माण हुआ, तो जीव का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, देखिए पृथ्वी पर किसका निर्माण हुआ, जीव। देखिए कड़ी जोड़ रहे हैं, अभी वहां हम पहुंचेंगे जहां हमें पहुंचना है। आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ था, तो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। उसके बाद आज से लगभग 400, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था उसके बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ था। आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ। हमने कहा था ना, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो से पढ़ाएंगे, अपर तक ले जाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है। आप केवल प्रत्येक टॉपिक को पढ़ते रहिए, क्या पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, क्या पढ़ा रहे हैं ये मायने रखता है। ध्यान दीजिएगा, तो जो चीजें हम बता रहे हैं वो आपके नॉलेज के लिए है, आपके वही अभ्यास के लिए है कि आपका बेस कमजोर ना ले जाए, इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। बाकी अगर हमें पढ़ाना होता तो जनन का परिभाषा तुम 2 मिनट में बता देते कि जनन इसे कहते हैं, तो वो रट लेना, परिभाषा जान लेना अलग बात है। जानकारी लेना, बेसिक से पढ़ना, कैसे प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस को पढ़ना, सिस्टम को पढ़ना, वो अलग बात है। तो आपको हम जो पढ़ा रहे हैं बेहतरीन ढंग से पढ़ते जाइए। तो क्या हुआ, लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसके बाद लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व पर पृथ्वी का निर्माण हुआ। आज से फिर लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व जो है जीव का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या आता है, अंतिम प्रोसेस, जो चौथा प्रोसेस है, आज से लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ, पूर्वज का निर्माण हुआ। पूर्वज जिसे हम कहते हैं कपि, जिसे हम क्या कहते हैं, कप, उनका निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज का निर्माण हुआ। देखिए जीव का निर्माण तो क्या हुआ, 200 करोड़ वर्ष पूर्व भी हो गया था, लेकिन हमारे पूर्वजन अर्थात मानव के पूर्वज का निर्माण कब हुआ, मनुष्य का निर्माण कब हुआ, 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व। जो वो पूर्वज थे उन्हें क्या कहा जाता है, कपि कहा जाता। क्या था, क्या कहा जाता था, कपि कहा जाता है। उन पूर्वज को क्या कहा जाता है, कपि कहा जाता है। अब बताइए तो क्या होता है, यहां जीवन अवधि में हमने क्या बताया। देखिए जीवन अवधि में आप जाने
कि जो मनुष्य की जीवन अवधि होती है, जो मनुष्य की जीवन अवधि होती है वो कितना होता है, 60 से 65 वर्ष आज हो गया है। मनुष्य की जीवन अवधि कितना हो गया है, 60 से 65। पहले क्या होता था, लगभग 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहते थे। 100 से 150 वर्ष जो है उनका जीवन अवधि था। ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है, अगर जीवन अवधि की बात किया जाए, ध्यान दीजिए 2 मिनट के लिए टॉपिक पर हम भी चलते हैं जीवन अवधि के बारे में, क्योंकि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं जीवन अवधि से है। ध्यान दीजिए, इसका रिलेशन कहीं ना कहीं जीवन अवधि से है। जैसे बात किया जाए कि क्या जो जीवों की जीवन अवधि होती है उनके शरीर के आकार से के होती है, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शरीर के आकार से किसी चीज की जीवन अवधि नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हाथी की जीवन अवधि है वो 60 से 75 वर्ष है। जो 60 से 75 वर्ष किसी अवधि है, हाथी की है। और कुत्ता की अवधि की अगर बात किया जाए तो 25 वर्ष है। और वहीं अगर घोड़े की बात किया जाए तो 50 वर्ष है। और जो गाय की बात किया जाए तो 25 वर्ष है। अब देखिए, घोड़ा का जीवन अवधि कितना है, घोड़ा का जीवन अवधि 50 वर्ष है और गाय की जीवन अवधि जो कितना है, 25 वर्ष है। तो इसमें अगर बात किया जाए तो गाय और घोड़ा सेम मतलब क्या है, आकृति के हैं, लेकिन उनकी जीवन अवधि में फर्क है। तो इंसानों की जीवन अवधि उनके मतलब आकार पर नहीं डिपेंड करता है, बल्कि उस जीव पर डिपेंड करता है कि किस जात का वो है। तो एक ही जात की जीवन अवधि लगभग सेम होती है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम ये समझ सकते हैं कि आज से मतलब क्या है, 1.5 करोड़ वर्ष पहले हमारे पूर्वज का जन्म हो चुका था। ध्यान दीजिएगा, आज से 1.5 करोड़ वर्ष पहले हमारे पूर्वज का जन्म हो चुका था। और जो पूर्वज का जीवन काल है, जीवन अवधि था, वो मान लेते हैं कि 100 वर्ष था, 1.5 वर्ष था, या मान ले 200 वर्ष था, या 500 वर्ष मान लेते हैं कि पहले हो सकता है और मतलब जिंदा रहते हो, तो उनका जीवन अवधि मान लेते हैं 5 वर्ष था। तो सोचिए, एक बार दिमाग लगाइए कि 5 वर्ष पहले हमारे कपि पैदा हुए और कपि पैदा है, उनका अस्तित्व आज भी देखने को मिल रहा है। अगर ये 5 वर्ष पूर्व पहले 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व पहले जन्म लिए थे और मान लेते हैं कि इनकी जीवन अवधि था 1000 वर्ष, तो 1000 वर्ष में क्या हो जाना चाहिए था, इनको मर जाना चाहिए था और वहीं मानव का विनाश हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, आज भी उनका अस्तित्व हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, 1.5 करोड़ वर्ष पहले मानव का वहां निर्माण हो गया था, लेकिन अगर वो 1000 वर्ष जिंदा रहते, मान लेते हैं उनकी जीवन अवधि 1000 वर्ष है, तो क्या होता, 1000 वर्ष बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो गया होता। लेकिन आज हम देखते हैं कि उनका अस्तित्व आज भी देखने को मिल रहा है। जो हमारे पूर्वज मानव थे, आज भी मानव की उत्पत्ति देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो उनके पूर्वज था उनका अस्तित्व आज भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी प्रक्रिया के द्वारा यह मतलब जो है देखने को मिल रहा है। देखिए, किसी ना किसी प्रक्रिया के द्वारा जो है इनका स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। तो आज इनका अस्तित्व जिंदा है। देखिए, पूर्वज का अस्तित्व आज जिंदा है, तो किसी प्रक्रिया के द्वारा ही तो जिंदा है। जैसे 1.5 करोड़ वर्ष पहले हमारे पूर्वज का निर्माण हो गया था, यानी जिन्हें कपि कहा जाता था, उनका जन्म हो गया था, लेकिन आज भी उनका अस्तित्व देखने को मिल रहा है। इसका मतलब किसी ना किसी प्रक्रिया के द्वारा उनका अस्तित्व देखने को मिल रहा है। तो अब आप बताइए कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्वज का अस्तित्व आज भी देखने को मिल रहा है। तो वो आपके दिमाग में एक बात आया होगा कि वो प्रक्रिया है जनन। क्या है, ध्यान दीजिएगा, वो प्रक्रिया क्या है, प्रजनन। यानी यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमको एक छोटी सी डिफिनेशन बता देना होता तो हम कब के बता दिए होते कि जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है वो अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, उसे हम जनन कहते हैं। लेकिन नहीं, आपको सोचने पर मजबूर हमने किया कि सोचिए कि आज से 1.5 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था कि मानव का निर्माण हो गया था, और 1.5 करोड़ वर्ष पहले जो मानव का निर्माण हुआ उसका अस्तित्व जो है आज भी हमारे पृथ्वी पर मौजूद है और देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यह किसी प्रक्रिया के द्वारा देखने को मिल रहा है। तो हम उसी प्रक्रिया के द्वारा, जिसके द्वारा पूर्वज के संतान आज भी दिखाई देने रहे हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रजनन। क्या कहते हैं, प्रजनन। यानी प्रजनन के द्वारा ही क्या हो रहा है, यहां पर जीवों का अस्तित्व देखने को मिल रहा है। तो हम अब परिभाषा पर आते हैं, किस टॉपिक पर आते हैं, प्रजनन। तो अब हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं जीवों में जनन।
देखिए टॉपिक अब क्लियर हुआ। तो इस ये था अभी तक आपका पीछे का बेस कि किस प्रक्रिया के द्वारा जनन तक पहुंचा गया है और जनन किसे कहते हैं। तो हम आपको बताए कि जनन किसे कहते हैं कि जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उनके अपने पूर्वज के अस्तित्व को बनाए रखते हैं, अपने पीढ़ी को बनाए रखते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपने वंशज को बनाए रखते हैं, क्या होते हैं, अपने वंश को बनाए रखते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, यानी प्रजनन कहते हैं। तो हम समझेंगे, अब समझेंगे। देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। तो क्या कहते हैं, उसे प्रजनन कहते हैं। चलिए आगे आइए। देखिए आपको एक एक चीज़ें, एक एक बारीकियां बहुत ध्यान से हम बताते हुए चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारा रटाने का प्रयास है, हमारा मतलब है आपको समझाने का प्रयास। तो इसीलिए क्या होगा कि हम आपको एक एक पॉइंट समझाते हुए और बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, जिसके कारण आपको कोई प्रोसेस रटना नहीं पड़ा हुआ। तो आप सोचिए, एक बार आप सोचिए कि मनुष्य के रूप जो था 1.5 करोड़ वर्ष पहले मिल गया था और उसका आज भी रूप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब वो किस प्रक्रिया के द्वारा आज उसका रूप देखने को मिल रहा है, तो वो प्रक्रिया क्या है, जनन। क्योंकि पहला वो इंसान बड़ा हुआ, वयस्क हुआ, बूढ़ा हुआ, उसके बाद प्रजनन किया, उसके बाद क्या हो गया, मर गया। तो मरने के बाद वहीं उसका अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई ना कोई प्रक्रिया है जिसके द्वारा आज भी जीवों का जो है वहां पर उसका अस्तित्व देखने को मिल रहा है, उसके पूर्वज देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा आज भी मानव यहां पर उपस्थित है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन। इसका मतलब है जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उसके वंशज, देखिए जिसके द्वारा उसके वंशज को हम वंशज क्या है, प्राप्त होते हैं या उनके अस्तित्व बनाए रखते हैं, वह अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वो अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी पर जीवों की संख्या है लगभग, तो मानकर चलिए पृथ्वी पर जो जीवों की संख्या है, यानी पृथ्वी पर जीव लगभग कितने जीव हैं, तो लगभग क्या है, 1,70,000, 1,70,000 जीव 1,70,000 से अधिक जीव हैं। देखिए हमारे पृथ्वी पर जो है, अगर बात किया जाए तो 1,70,000 से भी अधिक जीव हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पृथ्वी पर क्या है, 1,70,000 से भी अधिक जीव हैं। तो हमारे पृथ्वी पर 1,70,000 से जीव हैं। तो अगर हम सोचें, क्या इन सब में जीवों में जो जनन होता है, क्या वो एक समान होता है, क्या एक ही जैसे ये जनन करते हैं? ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं जीवों में जनन की। जीवों में जनन की परिभाषा हमने आपको बताया। जीवों में जनन की परिभाषा हमने क्या बताया कि जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वो अपने वंशज को बनाए रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो बात करते हैं कि जो जनन होता है वो कितने जीव हैं हमारे पृथ्वी पर, लगभग 1,70,000 से अधिक जीव हैं। तो क्या जो इसमें जीव जनन की प्रक्रिया होती है, क्या सब में समान होती है? अब आप सोचकर बताइए, तब तक हम वीडियो देखते हैं कि सही आया है कि नहीं सही आ रहा है। हाँ, तो वीडियो सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अब बात कर दी है। देखिए आपको क्वेश्चन का आंसर मिला तो नहीं, हमको आंसर ये मिला कि नहीं, ये सारे जीव एक ही प्रकार से जनन नहीं करते हैं, बल्कि क्या होता है, ये 2 प्रकार से जनन करते हैं। तो बात करते हैं जनन कितने प्रकार का होता है, तो जीवों में जो जनन होता है वो 2 प्रकार का होता है। जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है, जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है, तो जीवों में जनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, तो जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। ध्यान दीजिएगा,
जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक लैंगिक जनन होता है और दूसरा अलैंगिक जनन होता है। अब बात करते हैं कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लैंगिक जनन, बाद में जानेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। वैसे तो पढ़ना हमें पहले है अलैंगिक जनन, लेकिन सबसे पहले हम लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा जान लेंगे तो अलैंगिक जनन जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। केवल थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ जानेंगे, बाकी तो बाद में हमें पढ़ना है लैंगिक जनन ना, प्रासर लेकर चलना हमें अलैंगिक जनन का ही। तो बात करते हैं लैंगिक जनन। तो ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? 2 विपरीत लिंग वाले जनक मिलते हैं। लक्षण अभी हम बता रहे हैं, परिभाषा नहीं बता रहे हैं। जनक से होता है। दो विपरीत लिंग वाले जनक से होता है। अर्थात क्या होता है, एक नर होता है, दूसरा क्या होता है, मादा होता है। ध्यान दीजिए, एक नर होता है, दूसरा क्या होता है, मादा होता है। ध्यान समझेंगे, अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। हमने क्या कहा, लैंगिक जनन में क्या होता है, लक्षण बता रहे हैं, अभी परिभाषा नहीं बता रहे हैं। लैंगिक जनन क्या होता है, 2 विपरीत लिंग वाले जनक से होता है। 2 विपरीत लिंग वाले जनक जब मिलते हैं तो उनके कारण से होता है। तो अर्थात क्या होता है, एक नर होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, मादा होते हैं। तो ध्यान दीजिए, नर से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, नर से क्या होता है, नर क्या करता है, नर क्या करता है, एक जीवित कोशिका बनाता है, एक जीवित कोशिका बनाता है। इस जीवित कोशिका को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु या शुक्राणु को क्या कहते हैं, तो नर युग्म, नर युग्मक क्या कहते हैं, शुक्राणु को हम क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 विपरीत लिंग वाले जनक से होता है और नर क्या करता है, नर क्या करता है, जीवित कोशिका बनाता है। नर क्या करेगा, जीवित कोशिका बनाएगा, जिसे हम कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु को हम क्या कहते हैं, नर युग्मक। अब इसी प्रकार क्या होगा, मादा भी क्या करती है, मादा भी जीवित कोशिका का निर्माण करती है, जीवित कोशिका बनाती है। और वो जीवित कोशिका क्या कहलाती है, वो कहलाती है अंडाणु। अंडाणु। अब देखिए, ये अंडाणु क्या होते हैं, इस अंडाणु को हम कहते हैं मादा युग्मक, मादा युग्मक। ध्यान दीजिएगा, देखिए मादा के अंडाणु को हम क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब क्या होता है, नर युग्मक, ध्यान दीजिएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक। देखिए ये प्रोसेस हम अलग समझा दे रहे हैं, थोड़ा लैंगिक जनन में नहीं बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोसेस हम इधर से बता दे रहे हैं, या शायद यहाँ दिख रहा होगा तो समझिएगा। क्या होता है, ये जो नर युग्मक होते हैं और जो मादा युग्मक होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जो नर युग्मक होते हैं और जो मादा युग्मक होते हैं, ये आपस में मिलते हैं। तो जो आपस में मिलते हैं, इस क्रिया को कहते हैं संलयन। क्या कहते हैं, संलयन। देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करते हैं, मिलते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संलयन। तो कहा जाए संलयन क्रिया के द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो संलयन क्रिया के द्वारा जो प्राप्त होता है वो कहलाता है युग्मनज। क्या कहलाता है, युग्मनज। देखिए युग्मनज, देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। और युग्मनज का क्या होगा, विकास होगा। क्या होगा, विकास होगा। तो इस विकास का क्या इसे कहते हैं, भ्रूण। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भ्रूण। अब भ्रूण का क्या होगा, और विकास होगा, तो ये बनेगा जब इसका डिलीवरी होगा तो क्या बनाएगा, इस प्रकार जीव का निर्माण होगा, नहीं बच्चा बनेगा। क्या बनेगा, बच्चा का निर्माण हो जाएगा। और बच्चा से फिर वही प्रक्रिया शुरू होगा, यानी जन्म होगा। जन्म से क्या होगा, वयस्क बनेगा। वयस्क के क्या होगा, वो क्या होगा, वृद्धा मतलब प्रजनन करेगा, और प्रजनन करेगा, यही प्रक्रिया फिर वही करेगा, और क्या बूढ़ा होगा, प्राकृतिक मृत्यु अवधि को प्राप्त कर लेगा। तो ये हमारा प्रोसेस क्या था, लैंगिक जनन में क्या होता है वो प्रोसेस हमने बताया। अभी अलैंगिक जनन का हम बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होता है, 2 विपरीत लिंग वाले जनक से क्या होता है, ये क्रिया क्या होता है, 2 विपरीत लिंग वाले जनक से होता है, जिसमें एक नर होता है और एक मादा होता है। तो जो नर होता है वो जीवित कोशिका बनाता है
और जीवित कोशिका को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, और जो शुक्राणु होता है उसे क्या कहते हैं, नरयुग्मक कहते हैं। इसी प्रकार मादा जो होती है वो जीवित कोशिका बनाती है जिसे हम अंडाणु कहते हैं, और ये अंडाणु क्या कहलाता है, मादा युग्मक कहलाता है। और मादा युग्मक जो होता है और जो नर युग्मक होता है ये जब आपस में मिलते हैं और संलयन क्रिया करते हैं तो जो बनता है उसे कहते हैं युग्मनज। जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, नर युग्मक, और मादा युग्मक से मिलने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, युग्मनज। और ये युग्मनज क्या करेगा, विकास करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, भ्रूण। और भ्रूण क्या बनाएगा, बाद में विकसित होकर के बच्चा बन जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो बच्चा आया, ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में जो बच्चा होगा यानी जो संतान उत्पन्न हुआ, क्या हो, इसे संतान कहेंगे, क्या कहेंगे, मान लेते संतान कहते हैं, क्या कहते हैं, संतान। तो ये जो संतान होगा, ध्यान दीजिएगा, इसी को मैं बता रहे हैं, जो ये संतान होगा, एक चीज स्पष्ट है, कहीं कहीं कि आप देखते हैं कि जो जनन की परिभाषा लिखा रहता है, जनन की परिभाषा वहां पर थोड़ा रॉन्ग पॉइंट दिखता है। क्या होता है, जनन की परिभाषा में लिखा रहता है कि कहीं कहीं लिखा होता है कि वह जीव जो अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं, वह जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं उस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। वो प्रक्रिया यहाँ थोड़ा सा गलत साबित हो रहा है जो हम प्रक्रिया समझाने जा रहे हैं, क्योंकि जो जनन की परिभाषा है वो हमने जो बताया वो इजेक्ट है। क्या इजेक्ट है कि जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, वो अपने वंशज को बनाए रखते हैं या अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। लेकिन अब ये मतलब अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं, ये प्रक्रिया रॉन्ग कैसे है हम ये बता रहे हैं आपको। देखिए यहां पर क्या होता है कि जो संतान पैदा हुआ वो नर से और मादा से मिलकर बना, क्या बना, संतान। देखिए यहां पर यही बात आया था कि कहीं ना कहीं वो संतान का निर्माण ही तो करता है, तभी तो उसका अस्तित्व देखने को मिलता है। तो यहां नर और मादा मिलकर के इन्होंने क्या बनाया, संतान। अब बताइए कि जो इनके द्वारा संतान मिला है, क्या इनके ही सेम गुण का होगा, वो जो संतान हुआ है क्या इन्हीं के समान होगा। देखिए दो लोग हैं तो क्या इन दोनों के समान होगा। आप लोग सुने होंगे कि जब क्या होता है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद क्या कहा, कोई कहता है कि आपके पापा की तरह है, कोई कहता है मम्मी की तरह है, नाक इनकी तरह है, और जो है आंख उनकी तरह है, और जो है भौहें दादी की तरह है, और जो है हाथ जो है उनके मामा की तरह है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या मिलता है, ये पूरी निष्कर्ष से यह मिलता है कि जो संतान पैदा हुआ है वो ना तो पूर्ण मादा की तरह है और ना ही नर की तरह है, ये इनके पूर्वज के पर भी डिपेंड हो जाता है। कुछ गुण वहां से भी आ जाता है, कुछ गुण कहीं और से आ जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो संतान जो उत्पन्न हुआ है वो इन दोनों के समान उत्पन्न नहीं हुआ है, यानी इन दोनों के समान संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि इनके क्या है, इनके जात का है, क्या है, इनके जात का ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन इनके समान संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो अब बताइए कि जब उनके समान संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो परिभाषा कैसे समान हो सकती है कि जीवों में जो जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करते होते हैं जनन कहते हैं। तो ये तो अपने समान संतान की उत्पत्ति ही नहीं किया, तो क्या इसे जन्म नहीं कहेंगे। देखिए ये दोनों में लोग मिलकर के अपने समान संतान की उत्पत्ति तो नहीं किए ना, तो क्या इसे जन्म नहीं कहेंगे। बिल्कुल इसे जनन कहेंगे, लेकिन वहां हम परिभाषा को चेंज करेंगे, जो क्योंकि वो प्रक्रिया यहां लागू हो रही है। देखिए जो परिभाषा वहां पर है वो अलैंगिक जनन की परिभाषा समझ शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें अपने समान संतान की उत्पत्ति होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, अपने समान संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि अपने जात की उत्पत्ति होती है। बस क्या करता है, अपने जात के संतान को उत्पत्ति करता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या लिखेंगे, आप जनन की परिभाषा में क्या लिखेंगे, जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने वंशज को बनाए रखता है या अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लैंगिक जनन में क्या होता है कि जो संतान बनता है वो असमान रहता है, यानी अपने क्या होता है, अपने जनक के समान नहीं होता है। क्या होता है, अपने जनक के समान नहीं होता है, अपने जनक के समान नहीं होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर लैंगिक जनन में जो संतान बनेगा वो क्या होगा, अपने समान संतान नहीं बनाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस समझते हैं अलैंगिक जनन। तो इसमें क्या होता है, एक ही जनक होते हैं, एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है। यानी
वह जनन जिसमें क्या होता है केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और उसके बाद क्या होगा, दूसरा प्रोसेस क्या होगा, ये अपने ही संतान, ये जनक के समान संतान की उत्पत्ति होगा। यानी जनक के समान संतान की उत्पत्ति होगा। इसमें क्या करेगा, जो जनक पैदा होगा वो अपने मतलब क्या होगा, जो भी मतलब बच्चा पैदा होगा, संतान पैदा होगा, वो क्या होगा, अपने सेम जनक के समान ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक लोग आवश्यक पड़ते हैं और इसमें 2 लोग आवश्यक पड़ते हैं, आवश्यकता होती है। तो अब जिनको समझ में ना आए, हम थोड़ा एक शार्ट ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहते हैं और उसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसमें समान संतान उत्पन्न होते हैं, समान संतान उत्पन्न होते हैं, इसमें समान संतान उत्पन्न नहीं होते हैं। ये प्रोसेस हम आपको जानने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि ये है लैंगिक जनन और इसमें ये क्या है, अलैंगिक जनन। ध्यान दीजिएगा। तो क्या करते हैं, इसमें हम 2 प्रकार का गुब्बारा लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 लोग थे, एक क्या थे, ध्यान दीजिएगा, 2 लिंग वाले, क्या था, नर था, एक मादा था। तो मान लेते हैं एक लाल गुब्बारा लेते हैं, क्या लेते हैं, लाल, ध्यान दीजिएगा, क्या लेते हैं, लाल। और एक क्या लेते हैं, इसमें मान लेते हैं सफेद या हरा ले लेते हैं, मान लेते हैं हरा। एक लाल गुब्बारा है और हमारे पास क्या है, एक हरा गुब्बारा है। लाल गुब्बारा है और एक हरा गुब्बारा है। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, ध्यान दीजिएगा। या मान लेते हैं या लाल रंग है, एक हरा रंग है, और ये रंग मान लेते हैं रंग है, और इनको आपस में मिलाएंगे। देखिए, एक का रंग है लाल, दूसरे का रंग है हरा, तो क्या होगा, इनको आपस में मिलाएंगे तो एक तीसरा रंग बनेगा, जो क्या होगा, वो काला रंग का होगा। क्या होगा, काला रंग का होगा। तो ये थे जनक, ये क्या है, जनक, और ये क्या है, जनक। तो एक जनक लाल है, दूसरा जनक हरा है, तो जो संतान का निर्माण हुआ कैसा निकला, काला, यानी क्या है, संतान। अब बताइए, ये जो संतान है काले रंग का है, ये संतान कैसा है, काला है, और ये क्या है, लाल है, ये हरा है। तो क्या ये इनसे मिल रहा है, क्या ये इनसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो संतान होता है वो अपने जनक से क्या होता है, समान नहीं होता है, यानी अपने जनक के समान नहीं होगा। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, जो संतान होता है वो अपने क्या होता है, जनक के समान संतान की उत्पत्ति नहीं करता है। इसमें जनक जो होते हैं अपने समान संतान की उत्पत्ति नहीं करते हैं। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन में। तो मान लेते हैं लाल लिए, और लाल लेकर के इसमें से थोड़ा रंग निकाल लिए, थोड़ा सा रंग निकाल लिए, और उस रंग को देखे तो जो रंग दिखे था लाल, तो लाल में से अगर लाल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, लाल है तो मिलेगा। तो यहाँ पर क्या देगा, मान लिया हरा है, हरा में से क्या करिए कि हरा निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हरा ही तो मिलेगा। तो इसमें क्या मिला है, समान। देखिए, समान रंग में से समान रंग निकाला गया तो समान रंग निकला। देखिए ध्यान दीजिए, तो क्या हो गया, ये है जनक, ये क्या है, जनक, और इसमें से जो निकला वो है संतान। तो देखिए, जनक क्या है, जनक भी लाल है और संतान भी लाल है। इसका मतलब क्या है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, समान संतान उत्पन्न करता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जनक अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है। ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो जनक होता है अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जनक जो होता है अपने समान संतान की उत्पत्ति नहीं करता है। तो देखिए, ये हमारा क्या था लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में थोड़ा सा गुण था। इसका हमें जो प्रोसेस जो पढ़ना है वो जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होता है, एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। तो यहां हमें जो प्रोसेस पहले स्टार्ट करना है वो अलैंगिक जनन का स्टार्ट करना है। तो हम जो पढ़ेंगे आगे अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, ये हम अब पढ़ेंगे। तो ये हम क्या होता है, वीडियो से बहुत लॉन्ग हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, अलैंगिक जनन जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दिले, तब तक के लिए क्या हुआ, आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब हमें अगले वीडियो में हम फिर आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।